आदाब, जोश रंधावा अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है महाकुंभ। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। दिखाएंगे आपको तस्वीरें देश भर में किस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों से हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें और साथ ही साथ तैयार हो गया है पहला हाइपरलूप ट्रैक। अब 300 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में। बात करेंगे महाकुंभ के रंगों से। 44 दिन हो चुके हैं। कल है आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर और इन 44 दिनों में 64 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और कहा यह भी जा रहा है कि कल महाशिवरात्रि के पर्व पर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं संगम नगरी में, किस तरीके से त्रिवेणी पर घाट सजे हैं और साथ ही साथ तैयारियां वहां पर प्रशासन ने की हैं, इन तमाम चीजों को समेटती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आखिरी स्नान से ठीक पहले संगम तट पर भी श्रद्धालुओं का रेला है और त्रिवेणी की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर भी अथाह भीड़ है। आस्था का ये सैलाब तो पिछले 43 दिनों से ऐसे ही उमड़ रहा है, लेकिन अब से कुछ घंटों बाद महाकुंभ का आखिरी प्रमुख स्नान है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहा है, कोई अपनी गाड़ी से पहुंच रहा है और कोई पैदल तो कोई साइकिल से ही आखिरी स्नान के लिए दौड़ा चला आया है। भीड़ किस तरीके से उमड़ी है मेरे पीछे आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है उससे पहले जो लोगों की भीड़ आ रही है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। ये संजय राजनांदगांव से चले हैं, राजनांदगांव से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से अभी अयोध्या जाएंगे। साइकिल से ही चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चल करके ये चले। इनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये प्रेरणा, ये जरूरत इनको क्यों पड़ी। संजय भाई क्या करते हैं वैसे आप? सर मेरा बिजनेस है टेंट हाउस का। अच्छा, टेंट हाउस का बिजनेस है। हाँ, तो कुछ बाबा जी से मन्नते था मेरा, तो उसलिए निकल चुका हूँ मैं। बाबा काशी का दर्शन करूंगा, काशी विश्वनाथ का, और प्रयागराज कुंभ में स्नान करूंगा और अयोध्या जाना है। कितने दिन लगे और कैसे सोचा कि हम पैदल चल के आएंगे, क्योंकि साधन तो बहुत सारे यहाँ पहुँचने के लिए? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने महामाई से, गंगा मैया से, भगवान श्री राम जी से ये इतना बड़ा मांगा है कि मेरे देश की जनता को खुशी दो, हर आंगन में खुशी गूंजे। तो उसके लिए मुझे कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कितने दिन लगे आपको यहाँ पहुँचने? 1 महीना पूरा। 26 जनवरी वाले दिन सुबह 7:30 बजे चला था, तो यहाँ पहुँच गया हूँ। प्रशासन को इस बात का अनुमान पहले से ही था कि आखिरी स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। ये अनुमान काफी हद तक सही साबित होता दिखाई भी दे रहा है। आज की ये ताज़ा तस्वीरें आखिरी स्नान से ठीक पहले का महज ट्रेलर भर हैं। यही वजह है कि आखिरी स्नान के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक आज शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जबकि प्रयागराज को शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन जरूरी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, सरकारी कर्मचारियों के वाहन, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, दूध, सब्जी और दवाइयों की गाड़ियों को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने भी अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। इतना ही नहीं, प्रयागराज आने वाले प्रमुख रास्तों पर एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। यही नहीं, प्रमुख रास्तों पर पुलिस बाइक दस्ते की 40 टीमें भी तैनात की गई हैं। तो मेला क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं सब जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे जो घाट हैं वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी जोनल स्कीम लागू है। जो परेड क्षेत्र से आने वाले लोग हैं वो परेड क्षेत्र के घाटों में ही स्नान करें, ऐसी हमारी व्यवस्था है। झूसी क्षेत्र में ही करें, जैसे अरावत घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ओल्ड जीटी घाट है,
जो अरैल क्षेत्र से आने वाले हैं वो अरैल घाट पे स्नान करें, और परेड क्षेत्र के जो जैसे भारद्वाज घाट है, नागवास की घाट है, यहाँ पे स्नान करें। तो हम लोगों का पूरी जोनल स्कीम जो है, हमारी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है, चाहे वो पैदल यात्रियों के लिए हो, वो उसी तरीके से डिजाइंड है कि उन्हें वहीं पे संबंधित घाटों पे स्नान कराया जाएगा। सर, आखिरी के 2 दिन है जिस तरीके से, तो जो बसों से आएंगे, जो कार से आएंगे और जो ट्रेन से आएंगे, उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा, वो कैसे पहुंचेंगे संगम घाट तक? देखिए, पार्किंग्स डिजाइंड हैं जो कि पूरे मेला में पार्किंग हमारी चली है। जो निकटस्थ पार्किंग है, जिस भी जिले से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो उसके निकटस्थ पार्किंग है, उसी पार्किंग पे वो पार्क करें गाड़ियां। इस तरीके से ट्रैफिक हमारा डाइवर्टेड रहेगा। वैसे 13 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का समापन महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ हो जाएगा। इसी के चलते हर कोई संगम में स्नान कर पुण्य कमाना चाहता है, चाहे वो फिर आम श्रद्धालु हों या फिर जाने माने लोग। लिहाजा प्रशासन का पूरा जोर इसी बात पर है कि बगैर किसी अड़चन के इस आखिरी स्नान को भी सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया जाए। आज वाकई में क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ आज मेला क्षेत्र में है। एक बार योगेंद्र आप दिखा दीजिए, चारों तरफ हम मेला क्षेत्र एंटर कर चुके हैं और आज हमें सिटी से मेला क्षेत्र आने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि हर जगह पर बैरिकेड्स हैं। ये वो रास्ता है जो सीधा आपको संगम की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं से वापस आते हैं, और यहीं से वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। इस वीआईपी मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और केवल पैदल जाने वालों को ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ये कहा जा रहा है 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे स्नान के लिए, और प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उसके हिसाब से रात 2:30 बजे से स्नान की शुरुआत हो जाएगी। 45 दिनों के इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में जितनी बड़ी तादाद में लोग इस बार पहुंचे हैं, उसने पहले ही पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 64 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या में कल जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। प्रयागराज से संतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अब महाकुंभ की रौनक तो आपने देख ली। अब महाशिवरात्रि को लेकर किस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग सजे हुए हैं और साथ ही साथ अलग अलग शिवालयों में किस तरीके से तैयारियां चल रही है, वो आपको दिखाते हैं। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत खास है क्योंकि इस बार त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य, चंद्र और शनि साथ मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं और इसके अलावा भी महाशिवरात्रि के पर्व के दिन बहुत सारे अद्भुत योग बन रहे हैं। तो कैसी है तैयारी, कौन से शुभ योग हैं और कितनी खुशियां और सौभाग्य लेकर आ रहे इस बार की महाशिवरात्रि, दिखाते हैं आपको। देवा अधिदेव महादेव का पर्व महाशिवरात्रि आया तो देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों पर उत्सव जैसा माहौल नजर आने लगा। हर जगह जलाभिषेक के लिए बाबा के भक्तों का रेला उमड़ने लगा है। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की है, जहां सड़कों पर सिर्फ भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। बाबा की इन भक्तों के सुलभ दर्शन और पूजन के लिए मंदिर समिति और प्रशासन ने कई जरूरी इंतजाम किए हैं, जिसके तहत बाबा विश्वनाथ के कपाट 36 घंटे तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे, ताकि महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर हर भक्त को बाबा के दर्शन का लाभ मिल सके। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा है और इनके उत्साह में कमी देखने को नहीं मिल रही है। अभी 6 से 8 घंटे सामान्य तौर पर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में लग रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो घंटे हैं, ये जो समय है, कहीं ज्यादा और बढ़ सकता है। लगभग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक का समय मंदिर में दर्शन करने के लिए लग सकता है। इसको लेके वाराणसी प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों से अपील की है कि अपने आसपास के शिव मंदिरों में ही जाकर वो दर्शन पूजन करें और जहां तक संभव हो सके तो ऑनलाइन दर्शन करें बाबा विश्वनाथ के। साथ ही साथ 25 से 27 तारीख तक सभी प्रोटोकॉल, विशेष अनुग्रह पे दर्शन पूजन को रोक दिया गया है और 36 घंटे तक लगातार बाबा काशी विश्वनाथ अपने शिव भक्तों को दर्शन देंगे। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जहां ये आंकड़ा पिछली बार 10 लाख तक था, तो इस बार 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ऐसी ही तस्वीरें बैद्यनाथ धाम से भी आई है, जहां मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। कोई मंत्रोच्चार के साथ विशेष अनुष्ठान कर रहा है और कोई हाथ जोड़ बाबा के ध्यान में मगन है। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों और झालरों से मंदिरों को सजाया जा रहा है और रंगोली भी बनाई जा रही है। ये तैयारी बता रही है कि महाशिवरात्रि का जश्न कितना भव्य होने वाला है। बाबा के दर्शन तो होना ही कुछ अलग बात है, अनुभूति ही कुछ अलग होती है। अगर हमने दर्शन कर लिए यानी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, चाहे कैसे भी हो, बाहर से देखो पास से देखो, देखते ही ऐसे होता है कि मन इतना शांत हो जाता है कि उसको एक्सप्रेस करना, वो वर्ड्स में वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एक्चुअली। आज बाबा मनमोहक रूप में है, वो श्रृंगार की अनुभूति अलग है, कल्पना नहीं कर सकते, शब्द नहीं रहते जब बाबा के सामने आओ तो। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी भगवान भोलेनाथ की 3 ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर है, जिनके जलाभिषेक और दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं, जो हाथ जोड़े बाबा से सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगते नजर आए। तो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में यही ज्योतिर्लिंग जो है ये अग्नि तत्व ज्योतिर्लिंग है। मतलब स्वयं भगवान शिव जी जो है वो अग्नि तत्व से है, इसलिए यहाँ पर कोई होम हवन भी नहीं होता। वहीं गुजरात में मौजूद सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी महाशिवरात्रि के पर्व के लिए सजाया जा रहा है। इन देव धामों पर अब से कुछ घंटों बाद उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ संभालने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पूरे गांव से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, आगे द्वारका जा रहे हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो जिसका हमने आज दर्शन किया है। यहाँ लोग काफी आ रहे हैं, महाशिवरात्रि के पर्व पर काफी लोगों को देखने को मिल रहा है। उधर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में जहां भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मल्लिकार्जुन रूप में विराजित हैं, जबकि तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए रामेश्वरम मंदिर भक्तों से पूरी तरह भरा नजर आया। महाशिवरात्रि से ठीक पहले भगवान की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड में विराजमान है, जिनके कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि के मौके पर किया जाएगा, जिसके चलते महाशिवरात्रि का ये उत्सव बाबा के शीतकालीन प्रवास ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पर होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ जी की शीतकालीन गद्दी स्थली श्री ओंकारेश्वर का दिव्य मंदिर, जहां भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मद्मेश्वर जी का गद्दी स्थान है। इस स्थान पर महाशिवरात्रि की भव्य दिव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं और इंसान जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। यही वजह है कि हर साल महाशिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भक्त बाबा के इन दिव्य धामों पर पहुंचते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। साल 2002 में मेट्रो आई और इसने आवाजाही के तरीकों को काफी हद तक बदल दिया और आज की तारीख में लोग अपनी गाड़ी से ज्यादा मेट्रो पे भरोसा करते हैं, क्योंकि सबसे सुरक्षित सफर जो होता है। 23 साल बाद आवाजाही के इन्हीं तरीकों में एक नई क्रांति आने वाली है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारियां जोर शोर से, लेकिन अब 422 किलोमीटर के हाइपरलूप ट्रैक को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। और अगर इसका ट्रायल सफल हो जाता है तो फिर यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आवाजाही का सफर और आसान हो जाएगा। घंटों और मीलों का सफर बस चंद मिनटों में तय हो पाएगा।
किसी बड़े शहर में पानी की बड़ी पाइपलाइन की तरह दिखने वाली ये हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, जिससे बड़े शहरों या दो बड़े शहरों के बीच आवाजाही का तरीका बदल सकता है। ये ढांचा सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं बल्कि उम्मीदों का भी ढांचा है, जो भारत में भी सरपट हवा में उठकर चलने वाली ट्रेन और उसमें सफर का ख्वाब पूरा करेगी। करीब 422 मीटर लंबाई वाले इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक बड़ी क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। भारतीय रेल और IIT मद्रास के संयुक्त प्रयासों से देश ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें IIT मद्रास के थायूर में मौजूद डिस्कवरी कैंपस की है, जहां कंक्रीट और स्टील की मदद से करीब 400 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यानी एक ट्यूब को तैयार किया गया है, जिसकी पहली झलक एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता के सफल आयोजन के दौरान दिखी। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इस परियोजना का खास जिक्र किया, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास को 2 बार $1 बिलियन यानी 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की रकम मुहैया कराई। हाइपरलूप से जुड़ी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक बार फिर अनुदान के तौर पर 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा रकम देने का ऐलान किया है। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We will decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. हाइपरलूप एक तरह का नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके पॉड या ट्रेन को एक खास तरह के ट्यूब पे बेहद तेज रफ्तार से चलाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित बन जाती है। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 600 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हालांकि भारतीय हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार तक टेस्ट किया जा सकता है। So people do say that we can go up to 400 with levitation, without vacuum, and more than 600 with vacuum. But this is all we have to realize the technology. But theoretical calculation says that these are all possible. इस हिसाब से देखें तो इसमें 300 किलोमीटर की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। भारत में हाइपरलूप ट्रेन परियोजना के जमीन पर उतरने की वजह से लोगों को एक नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड का विकल्प मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। मखाना कहा जाता है कि एक सुपर फूड है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप मखाने को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि उसमें तमाम वो पोषक तत्व हैं जो कि आपके शरीर को चाहिए। इसी बात पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही है कि वो किस तरीके से अपनी डाइट में मखानों को इस्तेमाल करते हैं। मन की बात में भी उन्होंने मखाने खाने को लेकर जोर दिया है। तो मखाना हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको दिखाया। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मखाना की माला से स्वागत का एक बड़ा संदेश है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ किया। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे आप
दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मखाना की खेती बिहार में, अब मखाना का व्यापार भी फलने फूलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मखाना को सुपर फूड बताया है। आखिर क्यों, ये भी जानना जरूरी है। मखाने खाने का बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसमें कम सोडियम और उच्च पोटेशियम की मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर है। इसमें हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। मखाना में कम कैलोरी और हाई फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन घटने में मदद मिलती है। मखाने में अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ।